जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस, जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के सिलेबस हम A to Z बता दिए थे कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट आपको छोड़ना है। तो उसी के बाद हम बात एक और बोले थे कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो बेसिक बात होता है जिसके बिना आप संधि समास नहीं पढ़ सकते हैं, अगर पढ़बो करते हैं तो कहीं तकलीफ हो जाएगा। तो वही बेसिक बात सबसे पहले हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा, हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार क्या होता है, वर्णों को कैसे हम खेल खेलते हैं, वर्णों के साथ कैसा हम व्यवहार करते हैं। तो वही वर्ण हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी क्या होता है। तो आपको बता दें कि हिंदी एक भाषा होता है जो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेट करने वाली चीज़ है, हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, ताकि हम अपना दुख दर्द किसी के सामने प्रकट कर सके, पेश कर सके और सामने वाले व्यक्ति हमें समझ सके। तो एक भाषा होता है जिसके जरिए हम किसी से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जब भी हम बात करते हैं ना तो ये वाक्य बोलते हैं, वाक्य, एक वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य क्या है, जैसे राम आम खाता है, एक वाक्य है। तो इस राम आम खाता है, इसमें देखोगे आप राम आम खाता है, इसमें देखो राम शब्द है, आम शब्द है, खाता शब्द है शब्द है। तो कई गो शब्दों के मेल से क्या बना, यहाँ वाक्य बना, राम आम खाता है। 4 गो यहाँ शब्द जुड़े हैं तब जाकर एक वाक्य बना है। तो आपने क्या समझा, वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से बनता है। अब यहाँ देखो एक शब्द हटाओ, इसमें शब्द ले लो राम। तो राम एक शब्द है, तो राम में कौन कौन से शब्द है, राम एक शब्द है तो उसमें कौन कौन से वर्ण है, अक्षर कौन, वर्ण कौन कौन है, वर्ण। तो क्या बताएगा, राम हमारा क्या होगा, शब्द होगा। अब ये जो शब्द होता है ना, तो राम में 2 अक्षर है, एगो रा और एगो म, 2 अक्षर है। तो शब्द कैसे बनता है, अक्षरों से बनता है, अक्षरों से। और राम में देखोगे तो 2 फिर से वर्ण है, एगो आधा र एगो पूरा आ, आधा र और पूरा आ, तो बराबर हुआ रा। इसमें देखोगे म में तो 2 म में 2 क्या है, वर्ण है, कौन कौन, एगो आधा म एगो पूरा अ। तो ये दोनों मिलकर हुआ म और ये दोनों मिलकर हुआ आ, रा हुआ। तो कई गो वाक्य कैसे, एगो वाक्य बनाना है तो कैसे बनाओगे, शब्दों से, और एगो शब्द बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अक्षर से। जैसे राम एगो क्या है, शब्द है, तो राम शब्द में कितना अक्षर है, 2 एगो रा है एगो म है। अक्षर फिर से देखो कैसे बनता है, वर्ण से। वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि होता है, लेटर्स होते हैं। तो रा एगो क्या है, अक्षर है, तो रा में क्या क्या है, आधा र और पूरा आ, तो दोनों मिलकर क्या बना, रा। अब म में 2 वर्ण है, एगो आधा म एगो पूरा अ, बराबर हुआ पूरा म। तो ऐसे आप देख सकते हैं वाक्य बनाने के लिए हमें शब्द चाहिए, शब्द बनाने के लिए हमें अक्षर चाहिए, और अक्षर बनाने के लिए हमें वर्ण चाहिए। तो हम कह सकते हैं कई गो वर्ण मिलाकर अक्षर बनाता है, कई गो अक्षर मिलाकर शब्द बनाता है, कई गो शब्द मिलाकर वाक्य बनाता है। आगे सुनिए, इसके बाद हम चलते हैं बाबू, इसके बाद हम चलते हैं एकदम आगे पोजीशन में कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। आपको पता है कि सबसे पहले देवों का भाषा हुआ करता था हमारा संस्कृत। आज से हम बहुत 5000 6000 बरिस पहले चले जाएं तो हमें बात मिलेगा, ये वो सामने प्रकट होगा कि जो देवताओं के जो भाषा होता था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, वो संस्कृत था, जो हमारा भारत देवताओं का भूमि माना जाता है। तो संस्कृत बोलने में लोगों को थोड़ा जो आम लोग होते हैं, आम लोग जो नॉर्मल इंसान होते हैं, वो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं। तो संस्कृत बिगड़ गया ना, तो क्या बना बाबू, पाली बन गया। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ शुरू, तो बताएगा संस्कृत से। और संस्कृत बिगड़ गया तो क्या हो गया, पाली हो गया। पाली बिगड़ गया तो क्या हो गया, प्राकृत हो गया। अब प्राकृत बिगड़ गया तो क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया। और अपभ्रंश बिगड़ गया तो क्या हो गया, अवहट। अवहट बिगड़ा तो क्या हुआ, खड़ी बोली। और खड़ी बोली बिगड़ गया तो हो गया हमारा हिंदी। तो हिंदी का विकास इतने चरणों में हुआ है, क्या समझे। संस्कृत का विकास सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले संस्कृत था। धीरे धीरे लोगों के मुंह से ये आवाज़, ये शब्द, ये भाषा बिगड़ता चला गया। अंत में जाकर खड़ी बोली से हिंदी बोली बना। आज भी देखोगे ना तो हिंदी भाषा कई लोग होते हैं कि अलग अलग डिजाइन से बोलते हैं। जैसे मुझे जाना है, कोनो ऐंठ के बोली, मेरे को जाना है, देख रहे हो। तो यहाँ भी हिंदी में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदी बदलकर कुछ और नया भाषा बन जाए। तो ऐसा ही बाबू बदलाव होता है, ठीक है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो बाबू, हिंदी दिवस आपको बता दें, जब भारत के संविधान लिखा जा रहा था, रचा जा रहा था, तो उस समय आपको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को अपना लिया गया।
कब? 14 सितंबर को। इसलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब से अपनाया गया? कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपना लिया गया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम भारत में मनाते हैं। दूसरा बात, आपसे ये भी पूछेगा कि विश्व में हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताओगे विश्व में हिंदी दिवस सबसे पहले 1969 ईस्वी महाराष्ट्र के नागपुर एगो शहर है, उसी में बैठक हुआ था। पूरे विश्व के जितने भी हिंदी भाषी देश होते हैं उन सभी लोगों को बुलाहट किया गया था, बैठक किया गया था 1969 ईस्वी में, 10 जनवरी 1969 ईस्वी में। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा विश्व में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। भारत में कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। आपको कारण पता चला। आगे, भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में है, ये जानिए। भारतीय संविधान जब लिखा गया तो किस नियम में हिंदी को अपनाया गया है? याद रखना, नो डाउट, भारत का राष्ट्रीय भाषा आज तक कोई नहीं बना है, बहुत ज़्यादा विवाद था, इसलिए राष्ट्रीय भाषा न बनाकर हम राजकीय भाषा, राजभाषा बना दिए हैं। तो भारत का राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हिंदी को मानते हो तो अंग्रेजी वाला जो राज्य है, जैसे केरल में देखो तो पूरा उसका राजकीय भाषा इंग्लिश है, और अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो राजकीय भाषा इंग्लिश है। तो वहाँ के लोग नफरत न करेंगे हिंदी से। तो किसी किसी राज्य में भाषा हिंदी है, किसी का राजकीय भाषा इंग्लिश है, किसी का राजकीय भाषा कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो ऐसे क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा राजकीय होता है। यदि हम उन्हीं भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कर दें तो पूरा देश में लागू हो जाएगा। इसलिए कुछ राज्य नाराज हुआ और कुछ राज्य खुश हुआ, तो इसमें विवाद फंस गया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बोले 1950 के दशक में कि राजकीय भाषा न होकर 1950 मतलब 1949 में राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा न होकर राजकीय भाषा मतलब राजभाषा कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा आज तक नहीं बना है क्योंकि उसमें विवाद है, नहीं बना, राजभाषा कर दिया, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं रहेगा। तो भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, माना जाता है। और अनुच्छेद बता दें, आपको पता है कि भारत के संविधान में 12 गो अनुसूची है, उसमें से 8वां नंबर के अनुसूची में ना हिंदी को अपनाया गया है राजभाषा के रूप में, और भारतीय संवैधानिक भाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया गया है। तो अगर किस अनुच्छेद में पूछा जाए, किस अनुसूची में अनुसूची पूछे तो अनुसूची नंबर कितना में? 8 में। और अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर आप बताओगे बाबू 343 में। 343 नियम में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और अनुसूची 8 में भी हिंदी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और आपको बता दें, हिंदी जिस भाषा में लिखा जाता है, जिस लिपि में लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि होता है। तो हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इतना बात क्लियर? ये हुआ हिंदी का परिचय। आगे बढ़ो। इसके बाद हम चलते हैं वर्णमाला की आगे। वर्णमाला क्या होता है? तो सबसे पहले हम बता दें, वर्णमाला वर्णों से मेल से बनता है। वर्णों के सुव्यवस्थित जो व्यवस्था होता है, वर्णों के सुव्यवस्थित तरीके को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? क ख ग घ अ आ ई सब मिलाकर वर्ण हो। सब व्यवस्थित तरीक़ों से सजा दोगे ना तो वर्णमाला हो जाएगा। जैसे हम फूलों का हार सजा देते हैं तो माला कहलाता है, ठीक उसी प्रकार जब वर्ण ऐसे सजा देते हो तो वह क्या होता है? वह वर्णमाला हो जाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण, ध्वनि, लेटर, या क्या नाम है? वर्ण किसे कहते हैं तो बताओगे? भाषा के सबसे छोटी इकाई, भाषा के या वाक्य के या शब्द के सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। सबसे छोटी इकाई जो होता है ना उसी को वर्ण कहेंगे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। तो इसी वर्ण को ध्वनि, लेटर के नाम से भी जानते हैं। क ख ग इकाह वर्ण, ठीक बा, समझा। अ से लेकर अह तक, क से लेकर अज्ञा तक सब सजा दोगे ना तो वर्णमाला हो जाएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। भाषा या फिर कह देना अक्षर, या फिर कह देना कि क्या कहोगे? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना। अब आगे देखोगे बाबू, ये देखोगे तो वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। ध्यान से समझो। क्या समझा यहाँ? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने भागों में होता है? 2 भाग में। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़ती हो, इसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कह
अ कहब अ, तो दूसरा कोनो वर्ण का सहायता नहीं ना लेना पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे अ हमारा स्वर है, क्योंकि परिभाषा भी इसी टाइप से है। ऐसा वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहेंगे या फिर वोवेल्स कहेंगे। जैसे अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक, इसमें उदाहरण आ जाता है। ठीक है, व्यंजन देखो, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े। स्वर नहीं लेता है सहायता, लेकिन व्यंजन लेता है सहायता। जैसे क, अब कहोगे क, जब कहोगे ना क तो लास्ट में अ आ रहा है, क को तोड़ोगे तो मिलेगा आधा क और पूरा अ बराबर मिलेगा क। तो क कहोगे तो क्या आ रहा है? लास्ट में अ आ रहा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़ा। यदि हम अ नहीं कहें तो क किसी तरह क कहोगे ना तो उसमें लास्ट अ अइबे करेगा। दूसरा, यदि हम कहें भ, तो भ कहोगे आधा भ और पूरा अ इसमें है, ठीक ना। अगर हम कहेंगे बोका ब, बोका ब, तो अगर कहेंगे ब तो इसका मतलब क्या है? आधा ब और पूरा अ है, आधा ब और पूरा अ, इसका मतलब ब हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ। इस प्रकार क से लेकर अज्ञा तक व्यंजन हुआ और अ से लेकर अ तक हमारा स्वर हुआ। आगे मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः उच्चारण के आधार पर देखोगे तो 45 गो वर्ण होता है। आपसे पूछा जाएगा वर्ण कुल कितना होता है, तो बताओगे मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होता है, जिसमें 10 गो स्वर होता है और 35 गो व्यंजन होता है। ठीक है, लेकिन लेखन जो हम लोग लिखाई पोताई करते हैं ना, तो लेखन के आधार पर 52 गो वर्ण होता है। कितना? 52 गो। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होता है और लिखने के आधार पर 52 गो वर्ण होता है, जिसमें 13 गो स्वर और 35 गो 35 अचार 39 गो व्यंजन होता है। ठीक है, देखो ये जो 39 गो देख रहे हो, 39 गो, तो इसमें हम एक बात बताएं तो द्विगुण जो व्यंजन होता है ना, ड़ और ढ होता है, इसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में से निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो ढ ड़ और ढ, ढकना हो, दाढ़ी वाला ढी आ हई ड के नीचे पूछे नहीं रहता है वो वाला ड़, रणहा वाला ड़, तो ये दोनों कहलाता है द्विगुण व्यंजन। यदि कहें संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो छ, त्र, अज्ञा, स्र, ये चारों के चारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखो परीक्षा में ये आता है, परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये भी हालांकि आ सकता है, आपसे पूछेगा कि छतरी वाला छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आप बताओगे आधा क और पेटफरुआ स, मतलब इसे क्या कहते हैं? मूर्धा स कहते हैं, मूर्धा स। ठीक है, हम आगे अंत में बताएंगे स 3 गो स होता ना, उसमें क्या अंतर रहता है, वीडियो को अंत तक देखते ही रहो। तो उसी तरह त्र को कहा जाए, त्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आधा त और पूरा र। अज्ञा किस से मिलकर बना है? आधा ज पूरा इया। स्र किस से मिलकर बना है, तो बताओगे आधा तलामे स और पूरा र। तो ऐसे आप याद करो और नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका बेसिक बात समझो और वो याद करते रहो, यहाँ से परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अब चलते हैं हम स्वर किसे कहते हैं, स्वर का परिभाषा बता दिए हैं। ठीक है, ऐसा वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर परंपरागत रूप से 13 गो होता है और उच्चारण के आधार पर देखोगे तो 10 गो होता है। 10 गो कौन कौन? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही 10 गो होता है उच्चारण के आधार पर, याद रखना। ठीक है, और स्वरों का वर्गीकरण करोगे, स्वर मतलब स्वर कितना प्रकार से बांटा जा सकता है, तो स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया है। एगो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको बोलने के लिए बहुत कम जरूरत पड़ता है, कम समय में। ऐसा स्वर वर्ण जिससे बोलने के लिए बहुत कम समय का उपयोग करना पड़ता है, तो उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, कम समय में बोल देते हो, इसलिए हम ह्रस्व बोलते हैं। ऐसा स्वर वर्ण जिसे बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होता है, क्योंकि इन सभी को बोलने के लिए हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ता है। अब आ जाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर वर्ण जिनको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी काफ़ी ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ता है, उसे हम
प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाटकों में करते हैं या फिर किसी को बुलाने में करते हैं। जैसे ओ राम, या फिर कहो राम। किसी को चिल्लाते हैं ना, कहते हैं रे, ऐसे करके चिल्लाते हो राम, कहो राम श्याम। जब किसी को पुकारते हो बहुत दुम, जैसे राम, तो कहोगे राम, रामवा इधर आ, राम, तो ऐसे कहोगे रा बोल के लकार एगो ले लेते हो, तो लकारवा को ना ऐसे उच्चारण करते हैं। जितने लंबा ए यस देगा ना उतना ही लंबा लकार है, राम, तो सुन के दौड़ो लाइयो, लास्ट में मौका ही दो। तो ये जो लंबा लकार बोलते किसी को पुकारने के लिए, राम श्याम, हेलो कारे, कहाँ जाता हो, तो ये सब लंबा जब लकार लेते हैं तो उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं व्यंजन में। बता दिए व्यंजन क्या होता है। अब उसमें देखो परंपरागत रूप से 33 को व्यंजन होता है और उस उच्चारण के आधार पर व्यंजन 33 और दू को कौन, द्विगुण वाला ड़ और ढ, दोनों मिलाकर 35 को व्यंजन होता है टोटल। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? देखो अल्प प्राण क ख ग घ जब पढ़ते हैं ना क से लेकर अज्ञा तक, तो उसमें देखोगे क के लाइनिया क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, ये सब लाइनिया। क के लाइन कहलाता है क वर्ग। वर्ग कितने प्रकार का हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसे कहेंगे क वर्ग, इसे कहेंगे च वर्ग, इसे कहेंगे ट वर्ग, इसे कहेंगे त वर्ग, बुझ रहे हो, इसे कहेंगे प वर्ग। ठीक है, पवर्ग किसे कहते हैं? तो कह देना प से लेकर म तक पवर्ग कहलाता। तवर्ग त से लेकर न तक, चवर्ग च से लेकर इया तक, कवर्ग क से लेकर अंग तक, ये सब वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो कवर्ग कहेगा तो एलनिया, चवर्ग एलनिया। तो पूछा जाएगा आपसे कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण तो एक कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पूरा बता देना। इसके बाद देखो आपसे पूछेगा कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कहाँ से, मुंह के किस बोली से निकलता है। तो बताया जाएगा कवर्ग कंठ से निकलता है। कंठ से मिलता है, कहो क है कंठ, गर्दना में नहीं के निकल कंठ। तो कंठ कौन होता है? क से लेकर अंग तक जो पांचों होता है अक्षर, इन सबको बोलने के लिए जहाँ से आवाज़ निकलता है उसी को हम कहेंगे कवर्ग। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान का हुआ कंठ, कंठ से निकल रहा है। चवर्ग च कहो, च कहोगे ना तो दांत और च, जहाँ च छ ज झ इया बोलते समय जिस अंग को जिभिया टच करता है ना उसी को हम कहेंगे तालु, वो तालु है। ठीक ना, तो तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। अब कहो ट वर्ग, ट कहोगे तो जीभ का जहाँ जाकर धकिया होता है ना, जहाँ जाकर धक्का मारता है तो उस जगह को हम कहते हैं मूर्धा। क्या समझा? मूर्धा, एकदम बीच वाला हिस्सा मूर्धा होता है। और मूर्धा और दांत के बीचवा का जो हिस्सा होता है उसे हम तालु बोलते हैं, जहाँ च जाकर छू रहा है। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ और तवर्ग का दांत हुआ। पवर्ग का प कहो प तो ओठ से बोल रहे हो, तो इसका मतलब पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओठ। और तवर को त थ द ध न, तो ये दांत से निकल रहा है, दांत को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे तवर्ग। अब देखो क से लेकर अंग तक को 5 नाम दिया गया है। पहला कहेंगे अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण। ये दोनों अघोष का है हिस्सा और ये दोनों तीनों देखोगे तो सघोष का हिस्सा है। अघोष सघोष क्या होता है? अघोष सघोष 2 भागों में व्यंजन को बांटा जाता है, वो उच्चारण के कम समय ज़्यादा समय के आधार पर। क और ख दोनों देखेगा ना तो अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण के मतलब होता है जब किसी वर्ण को बोलते समय मुख से कम हवा निकले, जैसे कह क तो बहुत कम हवा निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। जब किसी व्यंजन को बोलने के लिए मुंह से कम हवा निकले तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जब हम किसी वर्ण को बोलने के लिए मुंह से ज़्यादा हवा निकले तो उसे हम कहेंगे महाप्राण। तो देखो अल्प प्राण 1 नंबर के 3 नंबर के 5 नंबर के होता है। अल्प प्राण देखो, अल्प प्राण यहाँ भी है, यहाँ भी अल्प प्राण है, यहाँ भी अल्प प्राण है, 3 गो है। फिर से सुनो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5 गो है ना, 1 से लेकर 5 तक। थोड़ा और यहाँ हम दर्शा देते हैं ताकि आसानी से देखो, गिनती लिखें 1 2 3 4 5। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर और 5वां नंबर ये कहलाता है अल्प प्राण का व्यंजन। और दूसरा नंबर चौथा नंबर ये कहलाता है
महाप्राण का व्यंजन। तो अल्प प्राण 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इन तीनों 1, 3, 5 को बोलने के लिए कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इसे कहेंगे अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और 2 नंबर, 4 नंबर जो है इसे बोलने के लिए ज़्यादा हवा की आवश्यकता पड़ता है, तो इसे हम बोलेंगे महाप्राण। याद रखोगे? तो याद रखना, है पूरा लनिया कहलाएगा अल्प प्राण, है पूरा लनिया महाप्राण, और तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना। और इसके बाद जो अगला हेडिंग होगा ना वो हमारा संधि आएगा। ठीक है, तो पूरा लिखते रहो, लिख कर याद करोगे तो बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। ओके, थैंक यू।